हे गाइस, वेलकम टू सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्यून का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है और हम आपके लिए इसीलिए लेके आ रहे हैं रोज़ नई नई क्लासेस, जिससे आपका बहुत ही अच्छा मजबूत तैयारी हो सके और आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में क्या क्रम है। देखिए, हमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है और इसमें अमेरिकी डॉलर में बताना है। तो अमेरिकी डॉलर के हिसाब से क्या क्रम है, तो देखिए अमेरिकी डॉलर के हिसाब से छठवां क्रम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। देखिए, शेष विश्व क्या है, शेष विश्व मतलब बहुत सारे देश है हमारे यहाँ, तो भारत को छोड़कर बाकी जो देश है उससे कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, मैं आपको बता दूं, बंद अर्थव्यवस्था ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। ठीक है, ना ही निर्यात होता है। तो देखिए, जब ना आयात होगा और ना ही निर्यात होगा तो किसी देश से कोई लेना देना ही नहीं होगा, तो इसीलिए बाकी देश से क्या है, कोई संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखिए, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का उपयोग करता है। तो देखिए, योजना आयोग जो है वो डीटी लकड़ावाला के सूत्र का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक राज्य में अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु डीटी लकड़ावाला ने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1979 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। देखिए, ये इथोपिया क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि इथोपिया एक देश का नाम है। क्या है, ये देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा कुपोषित लोग पाए जाते हैं, इसीलिए इसे भारत में भी पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ ज्यादा कुपोषण पाया जाता है। जैसे देखिए, हम राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। राजिम को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। उसी प्रकार इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादा कुपोषण वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश में अत्यधिक कुपोषण पाया जाता है। तो जैसे हम राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं। जैसे चित्रकूट को भारत का न्यागरा कहा जाता है। आप जानते होंगे कि चित्रकूट को भारत का क्या कहते हैं, न्यागरा कहते हैं। ये न्यागरा क्या होता है, मैं आपको बता दूं, न्यागरा एक झरने का नाम है। झरने का नाम है न्यागरा, क्या है, एक झरने का नाम है जो कि अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमेरिका में। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर किया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो कौन एकत्रित करता है या प्रकाशित करता है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो NSSO प्रकाशित करता है या एकत्रित भी करता है। ठीक है, एकत्रित और प्रकाशित करने का काम किसका है, NSSO का। ये NSSO का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो राष्ट्रीय नमूना संग्रहण कार्यालय, हिंदी में से कहते हैं, और इंग्लिश में नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और ये योजना आयोग, वित्त आयोग के बारे में मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में बताया है। आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। क्या कारण है संरचनात्मक बेरोजगारी का। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जहाँ पे
दूसरे क्षेत्र या तीसरे क्षेत्र का विकास अच्छे से न हो पाने के कारण लोग क्या करते हैं, सिर्फ कृषि पर निर्भर हो जाते हैं। किस पर निर्भर हो जाते हैं? कृषि पर निर्भर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र का जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है वो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सी है? तो देखिए, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी। तो भारत में जो कृषि का क्षेत्र है वो तीनों ही है। क्या है? तीनों है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए, अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से हम पुकारते हैं। देखिए, कृषि के क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। कृषि क्षेत्र किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और औद्योगिक क्षेत्र, इसे हम औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और सेवा का क्षेत्र जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी प्रिंटिंग का अंतिम निर्णय निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो करेंसी प्रिंटिंग का जो अंतिम निर्णय है वो कौन लेता है? देखिए, अंतिम निर्णय जो है वो करेंसी प्रिंटिंग का कौन लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक लेता है, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों लेता है। तो देखिए भारत में करेंसी प्रिंटिंग का जो अंतिम निर्णय है वो भारतीय रिजर्व बैंक ही लेता है। नोटों को प्रिंटिंग करने का जो काम है उसका अंतिम निर्णय है वो भारतीय रिजर्व बैंक ही लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक रुपए का जो नोट होता है उसका निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा न करके वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 1 रुपए का जो नोट होता है और जो सिक्के होते हैं वो कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत में करेंसी प्रिंटिंग का अंतिम निर्णय कौन लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? मैंने अभी बताया कि भारत में सिक्कों का निर्गमन जो है वो वित्त मंत्रालय करता है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? नोटों का निर्गमन करता है और वित्त मंत्रालय जो है वो सिक्कों का निर्गमन करता है। और सिक्कों के साथ साथ ये 1 रुपए से 2 रुपए तक के जो नोट होते हैं उनका भी निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय ही करता है। देखिएगा आप कभी कि जो पुराने समय के 1 रुपए या 2 रुपए के जो नोट होते थे उनके ऊपर जो हस्ताक्षर होता था वो किसका होता था? उनके ऊपर जो हस्ताक्षर होता था वो वित्त मंत्रालय का रहता था। ठीक है, ना कि किसी आरबीआई के गवर्नर का। तो जो बाकी नोट होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, लेकिन जो सिक्के होते हैं सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और सिक्कों के साथ साथ 1 रुपए और 2 रुपए के नोटों का भी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विदेशी विनिमय एवं विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शासित होती है? तो देखिए, ये विदेशी विनिमय क्या होता है? विदेशी विनिमय मतलब लेन देन करना। ठीक है, विदेशों से आयात निर्यात इस तरीके का। तो देखिए, किसके द्वारा किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? देखिए, ये खुला बाजार क्या होता है? मैं आपको बता दूं, खुला बाजार वो बाजार होता है जहां कोई भी लेन देन कर सकता है। ठीक है, जहां कोई भी क्या कर सकता है? लेन देन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खुला बाजार कहते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताऊं तो अभी क्या हुआ था? एलआईसी का क्या आया था? आईपीओ आया था। ठीक है, तो वो क्या था? वो सबके लिए खुला हुआ था, कोई भी इसके शेयर्स को खरीद सकता था। उसी प्रकार तो उसे हम क्या कहते हैं? खुला बाजार कहते हैं। तो किस नीति का अंग होता है? तो वो मौद्रिक नीति का अंग होता है।
ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मौद्रिक नीति में क्या होता है, सरकार क्या करता है जब उसे लगता है कि हम मुझे मार्केट से पैसा सोखना है, वो क्या करता है, ऐसे ही जैसे एलआईसी का आईपीओ आया तो लोग उसने क्या किया, एलआईसी का आईपीओ लाया और लोगों ने क्या किया, आईपीओ खरीदा, जिससे क्या हुआ, जो पैसा था मार्केट का वो कहाँ चला गया, सरकार के पास चला गया। अब अगर सरकार को कभी लगेगा कि मुझे मार्केट में पैसा वापस डालना है तो वो क्या करेगा, फिर से एक लेके आएगा योजना, जिसके तहत बोलेगा कि आप जो शेयर्स हैं अपने सभी शेयर जो आपके शेयर्स हैं वो हमें सेल कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, सरकार हमारे शेयर्स को खरीद लेगा और फिर से जो है वो पैसा मार्केट में आ जाएगा। तो इसे हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं, जहाँ कोई भी लेन देन कर सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? क्या सूचकांक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का? तो देखिए हर चीज का एक सूचकांक होता है, आपने पढ़ा होगा। जैसे ये देखिए डी जोन्स की बात करूं तो ये किसका सूचकांक है? डी जोन्स है वो न्यूयॉर्क का सूचकांक है। और निफ्टी कहाँ का सूचकांक है? तो निफ्टी टोक्यो जापान का सूचकांक है। S&P की बात करूं तो S&P कहाँ का सूचकांक है? तो S&P जो है वो एक शेयर मार्केट सूचकांक है। क्या है ये? एक शेयर मार्केट सूचकांक है। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स। इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नास्डेक अमेरिका का सूचकांक क्या है? नास्डेक है। डी जोन्स किसका है? न्यूयॉर्क का सूचकांक है। निफ्टी टोक्यो जापान का सूचकांक है। और भारत में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सूचकांक क्या है? देखिए पहले से कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है और इसका सूचकांक क्या है? वो सेंसेक्स है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो देखिए क्या क्या शामिल होता है पहले तो ये देख लेते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? उच्च दामों वाली क्या क्या चीजें शामिल होती है इसमें? सब्जियां होते हैं, इसमें फल होते हैं, फूल होते हैं तथा मसालों को इनमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और भी चीजें, ठीक है, इनमें क्या क्या शामिल थी? क्या क्या शामिल थी? सब्जी, फल, फूल तथा मसाले राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल था। तो देखिए हाईटेक नर्सरी और लघु नर्सरी तो इसी के अंदर आ जाता है, नर्सरी व्यवस्था का उन्नयन भी आ जाता है। लेकिन ये फल विकास योजना, ये योजना है, ये एक अलग तरीके से, ये जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए फल तो इसमें शामिल है, फूल भी है, लेकिन ये फल विकास योजना जो कि अलग है तो वो इसमें शामिल नहीं होता है। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जो राष्ट्रीय मिशन था इसका जो शुरुआत हुआ था वो 2005 में प्रारंभ किया गया था। और किसने किया था? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा ये चलाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा इसे चलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न फसलों में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? देखिए वाणिज्यिक फसल क्या होता है, मैं आपको बता दूं। वाणिज्यिक फसल वो होता है जो बेचने के उद्देश्य से जिनका उत्पादन किया जाता है। किसके उद्देश्य से? बेचने के उद्देश्य से। तो देखिए इसमें जो वाणिज्यिक फसल है वो है कपास। कपास को हम बेचने के उद्देश्य से, इसका उत्पादन हम बेचने के उद्देश्य से करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वाणिज्यिक नकदी फसलों में खाद्यान्नों के अतिरिक्त वे फसलें आती हैं जिनसे कृषकों को नकदी की प्राप्ति होती है, जैसे गन्ना, कपास, चुकंदर, चाय, तंबाकू, अफीम, जूट, मेष्टा, कहवा इत्यादि। ये सब चीजें जो है वो खाद्यान्नों के क्या होती है? बेचने के लिए भी है उगाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को महाल बोनिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? महाल बोनिस के नाम से किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है?
महाल बोनिस ने कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ की थी? तो इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी और इनका उद्देश्य क्या था? उसमें औद्योगिकरण। क्या था? औद्योगिकरण। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। तो सन क्या था? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से सन में स्टार्ट हुई थी? 1956 से 1961। ये क्या? दूसरी पंचवर्षीय योजना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना सन क्या था? 1965 से 1961। इसकी प्राथमिकता क्या थी? तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। और किसके मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महाल बोनिस के मॉडल पर आधारित था। देखिए, इस समय क्या किया गया था? बहुत सारे औद्योगिक उद्योगों का निर्माण किया गया था। देखिए, इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, जिसमें से क्या क्या है? एक राउरकेला उड़ीसा में किया गया था, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से। दूसरा था भिलाई स्टील प्लांट जो दुर्ग छत्तीसगढ़ में किया गया, इसकी स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया था। तीसरा है दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जो ब्रिटेन की सहायता से जिसका स्थापना किया गया था। देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया, जो राजस्थान के नागौर से है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से सन में लाई गई थी? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली थी? 1951 से 1965। देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था? कृषि पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो हमको इसमें पूछा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था। तो देखिए, मूल्य स्थिरता भी था, परिवहन भी था। तो जो नहीं था वो है तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण इसका जो है वो उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? अभी हमने पढ़ा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वो पीसी महाल बोनिस ने तैयार किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारा एक ऐप है एजुकेशन हब। हमारा एक ऐप है एजुकेशन हब। आपको यहाँ पे मैं उसका थंबनेल लगा दूंगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एजुकेशन हब के नाम से हमारा क्या है? ये ऐप है। इस ऐप में आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। टेस्ट सीरीज किसका टेस्ट सीरीज आए हैं? जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि एग्जाम जो है वो प्यून का एग्जाम बहुत ही जल्द जो है होने वाला है। प्यून का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसका डेट भी आ चुका है। तो प्यून का हम क्या लेके आए आपके लिए? टेस्ट सीरीज, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और भी बेहतर हो सके। इस टेस्ट सीरीज में आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके प्यून एग्जाम को निकालने में आपकी सहायता करेंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का जो रेट है वो मात्र 99 रुपीज है, जो कि बहुत ही कम है। इस रेट पे आपको कहीं पे भी इतना सस्ता आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। तो आप चाहे तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। और साथ में आपको मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट पैकेज। इस कंप्लीट पैकेज का जो रेट है वो 1200 रुपये है, लेकिन इस 1200 रुपये को हम आपके लिए डिस्काउंट लेके आए हैं। कितने का डिस्काउंट मिलेगा आपको? 50% का डिस्काउंट है आपके लिए। जो 50% डिस्काउंट होके मात्र आपको 599 रुपये में मैथ्स और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि व्यापम की तैयारियों में और भी तैयारियों में मैथ्स और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं या आपको मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स लेना है, तो आप हमारे इस ऐप को आपको क्या करना होगा, या आपको टेस्ट सीरीज लेने के लिए या इस कोर्स को परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके एजुकेशन हब का ऐप डाउनलोड करना होगा। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज जो है वो मात्र 99 रुपीज में मिल जाएगी। और मैथ्स और रीजनिंग का जो कंप्लीट पैकेज है जिसका रेट 1200 रुपये है, वो आपको डिस्काउंट करके 599 रुपये में मिल जाएगा। जिसके लिए आपको एक कूपन कोड दिया जा रहा है, उस कूपन कोड को आपको डालना होगा। देखिए, कूपन कोड क्या है? कूपन कोड है PUN15, PUN15। जब आप PUN15 ये कूपन कोड डालेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस 1200 के कोर्स को मात्र 599 रुपये में परचेस कर पाएंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसे
भारी एवं आधारभूत उद्योग माना जाता है। तो देखिए भारत में भारी और आधारभूत उद्योग जो है वो लौह इस्पात उद्योग को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देती है। तो देखिए जो अकुशल श्रमिक हैं या जिनको रोजगार नहीं मिला है, 100 दिनों का रोजगार जो देती है वह महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और भी लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो है इसका लाभ उठा सकें।